तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 216 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग के मास्टर ने उसे बताया होता है कि मेरी दुश्मनी कई सारे एम्पायर और मोनार्चेस के साथ हो रखी है, तो तुम्हें आगे चलकर संभल कर रहना चाहिए। इसी के साथ कुछ दिनों बाद ही लू फेंग को एक मिशन मिला होता है जिससे कि लू फेंग को घंटा फायदा नहीं होने वाला होता है और बताया जाता है इस मिशन के बारे में कि इस टास्क को करने के लिए सिर्फ उसको 50 मिलियन मेड पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम थे क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता है और इसमें उसे 3000 सेंचुरीज तक उसे प्रोटेक्ट करना है, जिसके हिसाब से 50 मिलियन हिस्सा बहुत ही कम होते हैं, जिसको कि आराम से लू फेंग ड्रीम रियल में लाके वहाँ के कुछ ट्रेजर्स को पिकअप कर सकता है। एक बार में ही उसने 80 मिलियन से ज़्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लिया होता है। वैसे तो यहाँ पे 3000 रहकर 50 मिलियन ही मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये असल में काफ़ी सारे एम्प्रेस के द्वारा अपॉइंट किया गया था, मतलब कि ये जो मिशन होता है बाकी और एम्प्रेस ने अपॉइंट किया होता है, लेकिन लू फेंग को नहीं पता होता कि वो एम्प्रेस है कौन जिन्होंने इन मिशंस को लू फेंग को अपॉइंट किया है। यहाँ पे लू फेंग कभी भी उन एम्प्रेस के साथ यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता था, उन सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहता था जब तक कि वो अपने 24 फेज वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स को अच्छे तरह से मास्टर ना कर दे। अब लू फेंग इसी के साथ अपने मास्टर को इस मिशन के बारे में बताता कि मास्टर मैंने एक मिशन को असाइन किया है। तो हमें डीचू को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि उसे रिजेक्ट करो, उसने तुम्हारे मिशंस को काफ़ी हार्ड बनाया हुआ है, तुम्हें हिवानू ब्लड लाइन के बीस्ट को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे छोड़ा जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है और तुम इस हिसाब से डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे और साथ में तुम्हें हमेशा आइसोलेशन में ही, मतलब अकेले में ही वहाँ पे रहना पड़ेगा और इस सर्विलेंस के हिसाब से सर्विलेंस के दौरान कोई भी तुम पे नज़र नहीं रख पाएगा और इस 3000 ईयर्स में तुम्हारी प्रैक्टिस पे भी बहुत ही असर पड़ेगा, इसलिए तुम इसे सीधा रिजेक्ट कर दो। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि ये तुम्हारा हार्डवर्क की वजह से है, लेकिन कई सारे ऐसे भी गॉड किंग लेवल के बंदे हैं जिन्हें कि वहाँ पे भेजा जा सकता है और तुम इस मिशन को रिजेक्ट कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे उसे एक्सेप्ट मत करो। तो लू फेंग यहाँ पे कहता है ठीक है मास्टर। अब वहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी ह्यूनियन ब्लड लाइन की मटेरियल 24 फेजेस को ऑब्टेन कर रखा था। अगर उसे और भी स्ट्रॉन्गर होना है तो उसे अल्टीमेट लेवल स्ट्रेंथ की ह्यूमन ब्लड लाइन की बायोलॉजिकल मटेरियल्स की जरूरत होगी, जो कि उसे भी मिलने वाली नहीं है। अकॉर्डिंग टू अगर लू फेंग के समझ से देखा जाए तो इनकारनेशन के दौरान एंचेस्टर उस पर अपनी आंखें बनाए रखेंगी। अगर लू फेंग वहां पर जाके उसको गार्ड भी करता है तो वहां पे उसे मारने के लिए कई सारे पावरफुल बंदे आएंगे ही। अब देखो ऐसे ही मैंने सेम टू सेम थ्योरी अपने सेकंड चैनल पे भी अपलोड की है, आप जाके उसमें देख सकते हो, जहाँ पे वो मेरी खुद की थ्योरी है और मैंने बाकी सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो चलो एपिसोड पे आते हैं। अब दिखाया जाता है डीचू को, जो कि कहते हैं कि मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से तुम उसको रिफ्यूज कर सकते हो और अभी तुम रिफ्यूज करोगे तो उन सारे एम्प्रेस के पास अपने बैकअप प्लान जरूर होंगे, इसलिए तुम यहाँ पे डरो मत। वो हो सकते हैं तुम्हें डराएंगे, तुम्हें धमकाएंगे कि तुम्हें इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही होंगे, लेकिन तुम्हें मना करना है और बाकी का सब मुझ पे छोड़ देना। तो लू फेंग कहता है कि ये डिस्पल समझता है। अब यहाँ पे वो सोचने लगता है कि क्या अगर वो रिफ्यूज भी कर देगा तो उन सब के पास अपने बैकअप प्लान्स होंगे। इसी के साथ हमें ह्यूआंग सिटी लॉर्ड मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने फ्रूट वाइन को पी रहा होता है और लू फेंग अभी काफी ज्यादा रिलैक्स होता है क्योंकि वो फाइनली अपने सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग में पहुंच चुका होता है और साथ में उसकी लोटस ऑफ लाइफ भी उसके इनर वर्ल्ड के साथ अच्छे से मर्ज हो चुकी थी, जिसके साथ ही एवेन्यू ऑफ लाइफ के साथ वो अच्छे से कनेक्शन बना पा रहा होता है और इसी के साथ ही वो स्टार टावर के अंदर मौजूद के सीक्रेट पैटर्न्स को भी पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण इसकी पावर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है और स्टार टावर में लार्जेस्ट प्रोपोर्शन लाइफ सीक्रेट पैटर्न्स के ही बारे में होते हैं। और आज की रात में उसने 3 ब्रांचेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ, बॉडी ऑफ लाइफ एंड सोर्स ऑफ लाइफ को इंटीग्रेट करना सीखा होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही होती है और साथ में उसने 24 फेजेस ऑफ लाइफ फॉर्म को भी स्मूथर तरीके से सीखना शुरू
शुरू कर दिया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो और कहता है कि जब से मैंने अपने गॉड किंग के सेकंड लेवल को स्ट्रेंथ को शोकेस किया है उस वक्त तक एम्प्रेस ने मुझ पर यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। लू फेंग पी रहा होता है और वहाँ पे वो कहता है कि जब मैं फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग में था और उस वक्त मैंने टियानकुन किंगडम के लीडर को वहाँ पे रोक कर रखा था तो उस वक्त किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जबकि यहाँ पे मैंने अपने इस पावरफुल मूव को शोकेस किया तो अभी सारे एम्प्रेस मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब लू फेंग शायद ये समझ पा रहा होता है कि कैसे आखिर क्यों उसके टीचर ने उसे वार्निंग दी रखी थी, क्योंकि ये सभी काउजन इफेक्ट और जबकि उसके टीचर के इतने सारे दुश्मन हैं तो यहाँ पर उसको अकेले में भेजकर मारने की साजिश रची जा रही होती है। अब लू फेंग जानना चाहता था कि आखिरकार इसके पीछे मौजूद कौन है, आखिरकार वो एम्पर कौन है जो कि आशा करना चाहता है, क्योंकि जब लू फेंग उस लेवल तक पहुंचेगा तो लू फेंग तो उन सबको छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि लू फेंग से जितने ने पंगा लिया है, लू फेंग को जितने ने भी मारने की कोशिश की, लू फेंग ने उसे चुन चुन के मारा होता है। यहाँ पर लू फेंग कहता है कि जिस हिसाब से मेरी माइंड एंड विल है वो भी नहीं जान सकते कि आखिरकार इसके पीछे के भी हिसाब से कौन मोनार्च और एम्पर से, लेकिन मैं अभी आगे जानूंगा। अब यहाँ पे वो इन सब के बारे में सोच रहा होता कि तभी वहाँ सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे काफी तेज बढ़ने लगते हैं और तभी व्हाइट इनविजिबल फ्लेम्स भी आने लगती है, जिसको देखकर लू फेंग के चेहरे बदल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी टेम्परेचर बढ़ने लगती है और दिखाया जाता है कि वो व्हाइट फ्लेम चारों तरफ फैलने लगती है जो कि लू फेंग को भी घेर लेती है। अब लू फेंग सामने जैसे ही देखता है वो समझ जाता है कि वो सामने तो एम्पर है और सामने झुकते हुए कहता है कि एम्पर से लूहे मुलाकात करता है। अब दिखाया जाता है सामने वाली एक बंदी होती है जिसने इसी टेरिफाइंग फ्लेम्स को लू फेंग के चारों तरफ घेर दिया होता है और ये यानफेंग एंशिएंट किंगडम की 13 एम्पर्स में से एक होती हैं जिसका नाम डीवू होता है और डीचू जो कि उसके मास्टर होते हैं उसके साथ भी उसका लाइफ एंड डेथ का मैटर चल रहा होता है, मतलब कि वो लू फेंग के पास आ चुकी है और जबकि उसके मास्टर से उसका बदला चल रहा है तो वो उसके डिस्पर्स को तो नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए वो यहाँ पे आ जाती है और हमें वुमेन को दिखाया जाता है जो कहती है कि जल्दी करो और इस कल्टीवेशन केओटिक सोर्स ब्लड लाइन के बीस्ट एक को कल्टीवेट करने की टास्क को एक्सेप्ट कर लो। तो लू फेंग कहता है कि एम्पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब ये सुनकर वो वुमेन की आंखें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लू फेंग को घूरने लगती है, मानो वो फ्लेम सी लू फेंग को जलाने लगती है। लू फेंग की वर्ल्ड लाइफ बहुत ही पेनफुल होने लगती है, मतलब वो जलने लगा होता है लेकिन उसकी बॉडी इंस्टेंटली रिकवर भी कर रही होती है। अब ये जानकर लू फेंग कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब वो टेरिफाइंग फ्लेम सच में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो लू फेंग को मार तो नहीं पाती लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही होती हैं, वो कंप्लीटली बॉडी को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते क्योंकि लू फेंग की पावर्स अभी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लू फेंग भी अपने बीच के गैप को देखकर हैरान हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो गैप होता है पावर लेवल में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी वुमेन को जो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिए क्योंकि तुम डीचू के डिस्पर हो। अब यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ काफी गुस्से से देख रही होती है, वो कहती है कि तुम्हें इस मिशन को इस टास्क को एक्सेप्ट करना ही होगा, अगर तुमने इसको मना किया तो तुम्हारे जितने भी सेक्ट के डिस्पर से डॉहे सेक्ट के वो सभी राख में तब्दील हो जाएंगे। तो ये देखकर लू फेंग एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और क्या था एम्पर। अब यहाँ पे एम्पर लू फेंग की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो जानती है कि अभी वो चाहे तो पल भर में लू फेंग को मार सकती है लेकिन लू फेंग भी इतनी आसानी से मरने थोड़ी न वाला है। यहाँ पे वुमेन लू फेंग की तरफ दी करके आती चलो बताओ तुम इसको एग्री करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, लेकिन तभी वहाँ पे एक और डार्क और टेरिफाइंग ऑरा आ जाती है जो आते ही कहती डीवू क्या तुम मेरे डिस्पर्स को धमका रही हो, और वहाँ पे जितने भी फ्लेम्स होते हैं वो सभी बुझ चुके हुए होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उस वुमेन को जो ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर डीचू कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं स्टूडेंट को धमकाने की, लगता है कि तुम अपने बच्चों को फिर से मरता हुआ देखना चाहती हो और तुम्हें पता है ना कि मैं इस बार किसको मारने वाला हूँ। अब ये देखकर वुमेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हमें बताया जाता है कि उस वुमेन की टोटल 5 बच्चे होते हैं और पास्ट ईयर में डीचू ने उसके 2 बच्चों को मार दिया होता है, इतना अच्छे से मारा होता है कि उन बच्चों को री-इनकारनेट करने का भी टाइम नहीं मिला होता है और अभी सिर्फ 3 ही बच्चे बचे हुए होते हैं। अगर तीनों भी मारे गए तो यहाँ पे इस वुमेन को जो कि उससे फाइट करना चाहती है वो लाइफ एंड डेथ बैटल कर लेगी, मतलब उसे जिंदगी जीने का क्या ही मतलब बचेगा जब इसके बच्चे ही नहीं बचेंगे। लेकिन जबकि 3 बच्चे जिंदा थे तो उसे कॉशियस रहना पड़ता था। अब वो वुमेन कहती है गुस्से में कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक डिस्पल के लिए मुझसे लड़ोगे। अब यहाँ पे डीचू कहती है कि हाँ मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, तुम मुझे क्या करोगी। अब यहाँ पे डीचू के पास भी
इतनी पावर होती है कि वो उसका सामना आराम से कर सकता है। वो उसके बच्चों को कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी आराम से मार सकता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकती है। वो कहीं भी भाग जाए वो उसके बच्चों को आराम से मार सकता है, यहाँ तक कि वो एम्परर वो पैलेस के अंदर ही क्यों ना छिपा हो वो अपने कर्स टेक्निक से उसको मार सकता है। यहाँ तक कि एम्परर वो भी उसके बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। वो वुमेन को पीछे हटना ही पड़ता और कहते ठीक है, याद रखना इस बात को। जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद लू फेंग अपने मास्टर की तरफ देखता है और कहता है मास्टर। जिसके बाद डीचू लू फेंग से कहता है कि देखा ना तुमने वो कितने ज़्यादा सेमलेस है, उन्होंने तुम्हें मिशन एक्सेप्ट कराने के लिए क्या क्या कह दिया है। जिसके बाद लू फेंग भी कहता है कि मैंने भी कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो एम्पर आके मेरे लाइफ के में पूरे के पूरे सेट के बारे में ऐसा बोलेगी कि वो अगर मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने मेरे को पूरे सेट को ही डिस्ट्रॉय कर देना है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ मिशन को एक्सेप्ट कराने की वजह से ही तुम्हें इतनी बड़ी धमकी दे रखी है। देखो ऐसा क्यों करवा रहे, क्योंकि यहाँ पे रह के कोई भी एम्पर लू फेंग को नहीं मार सकते, जबकि लू फेंग कोई मिशन पे गया हो तो वहाँ पर कोई बहाना बना के तो लू फेंग को मारा जा सकता है। इसलिए वो ऐसा कर रहे थे कि लू फेंग इस मिशन को एक्सेप्ट कर ले और वहाँ पे जबकि कोई नहीं रहेगा उस 3000 ईयर्स मतलब सेंचुरीज के अंदर लू फेंग को मारना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता कि आखिरकार उन एम्प्रेस की औकात क्या है, मतलब औकात ऐसे नहीं कहता, वो कहता कि आखिरकार वो ऐसे कर कैसे सकते हैं। जिसके बाद डीचू कहता है कि तुम्हें अभी संभल कर रहना पड़ेगा, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है तो तुम्हें अपने मेंटल स्ट्रेंथ पर काबू करना होगा। लू फेंग भी हामी भरता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि उसकी पावर सच में टेरिफाइंग थी, लेकिन तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि उसके पास ह्यूमन ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेमिनेट हो चुकी है और वो कुछ भी गुस्से में कर सकती है। और फिर वो आगे कहती है कि मैंने तो अभी उसको रोक रखा है क्योंकि उसके 3 बच्चे बचे हुए तो वो उस पर ही ध्यान देती है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर वो तुम्हारे ऊपर और भी खतरा मोड़ सकती है। अब लू फेंग भी कहता है कि आपका धन्यवाद मास्टर। जिसके बाद वो कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद लू फेंग हामी भरता है। जिसके बाद वो फिर से अपने 24 फेजेस को कंप्रीहेंड करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हमें एक बहुत बड़े स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 12 थॉट्स गैदर होते हैं, मतलब विल पावर्स वहाँ पे गैदर होती हैं जो कि 12 वैल्यू होती है और टावरिंग फिगर्स की तरफ जाने लगती है। और बताया जाता है ये 12 थॉट्स तो आते हैं वो यानफेंग एंशिएंट किंगडम के 12 एम्प्रेस होते हैं, एक्सेप्ट डी किंग के अलावा वो यहाँ पे नहीं आए होते। मतलब 13 एम्प्रेस में से 12 एम्प्रेस यहाँ पे आ चुके होते हैं और हर एक बंदे के पास अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स थी, मतलब वो सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जिन्होंने अपने आप को इस लेवल तक ले आया होता है और एक ही झटके से वो किसी भी हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं डिस्कस करने वाला लू फेंग की पावर के बारे में कि आखिरकार वो गॉड किंग के लेवल में रहकर क्या क्या कर सकता है। क्या लू फेंग के पास अभी इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी जो कि मैं कुछ दिनों में लाने वाला हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ गैदर होने लगते हैं और एम्परर फू कहता है कि यहाँ पे ये गैदरिंग डी यान ने प्रपोज किया है जो कि यहाँ पे वो ग्रेट लूहे के स्टेटस के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि रॉयल रूल्स के मुताबिक यहाँ पे एक गेस्ट के स्टेटस को छीन लिया जा सकता है जब तक कि उन आधे एम्प्रेस में से मतलब उन पूरे एम्प्रेस में से आधे एम्प्रेस राजी हो जाए। मतलब लू फेंग एक गेस्ट एल्डर था जिसके हिसाब से अभी जब लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं वो इसलिए आए होते हैं ताकि वो लू फेंग के गेस्ट एल्डर होने का खिताब उससे छीन लिया जाए। दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक दो से तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये सारे एम्प्रेस यहाँ पे आए हुए होते हैं और साथ में डीचू भी आए हुए होते हैं जो कहते हैं कि लगता है कि तुम लोग मेरे गेस्ट मिनिस्टर के उस स्टेटस को छीनने आए हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरा डिस्पल लूहे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। वो गॉड किंग के फर्स्ट लेवल बना था तो वो आते ही वो फर्स्ट लेवल में इनविंसिबल बन गया है, जबकि वो सेकंड लेवल में है तो उसकी पावर जो उसने शो की है तो वो सेकंड लेवल के टॉप लेवल में कंसीडर की जाती है। अब डीचू उन सबको समझाने लगते हैं कि उसके पास जो टैलेंट है तुम्हें उसके गेस्ट के पोजीशन से नहीं निकालना चाहिए। तो ये देखकर वहाँ पे वो बंदे कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है कि मेरे जैसे इतने महान बंदे तुम्हारे एक आइडियल कल्टीवेटर के बारे में फिक्र करते कि उसकी टैलेंट कैसी है, यहाँ तक कि लॉर्ड ऑफ 10,000 रियल्स भी इसके बारे में नहीं फिक्र करेंगे। और वो डियान होता है जो कहता है कि मैं यानफेंग एंशिएंट किंगडम के अंदर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। जिसके सुनकर डीचू कहते हैं आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो छोटा सा बच्चा आखिरकार तुम्हारे जैसे एक बड़े से एम्प्रेस को कैसे ऑफेंड कर सकता है। तो डियान कहता है कि जब से लू फेंग गॉड किंग बना है उसने सारे टास्क को
मना कर दिया, उसने कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि उसकी इतनी पावर से कि उसको इन सब टास्क को कंप्लीट करना चाहिए था। और साथ में वो तुम्हारा जब गेस्ट एल्डर बना तो तुमने उसे 200 मिलियन क्रेडिट पॉइंट जितनी इनहेरिटेंस भी दे रखी थी। यस, आखिरकार ऐसा कौन करता है जो कि इतने सारे पॉइंट्स को लेकर भी कुछ न किया। आखिरकार ऐसे रखने को क्या ही जरूरत, ऐसे गेस्ट एल्डर को क्या ही रखना जो कि हमारा टास्क को भी कंप्लीट न करे। तो डीचू कहता है कि जो इनहेरिटेंस उसे मिली थी वो तो मेरी तरफ से गिफ्ट थी, और यहाँ पे हर कोई मास्टर अपने डिस्पर्स के लिए इतना तो कर ही सकता है। तो डियान कहता है कि वो तो होता है, लेकिन यहाँ पे आखिरकार वो किसी टास्क को क्यों नहीं ले रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डियान आगे कहता है कि मैं उससे खुद जाकर मिला था, उसको मिशन देने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने जो कि मैं एक एम्पर हूँ मुझे भी रिफ्यूज कर दिया। अब वहाँ पे वो भी फ्लेम वुमेन डूवी भी आगे कहती है कि एम्पर तुमने सही कहा, आखिरकार ऐसे गेस्ट को कौन ही रखना चाहेगा जो कि इन सारे टास्क को कंप्लीट न करता है, कौन आखिर उसे मुफ्त की रोटी देगा। और वहाँ पे तभी एक और ग्रे फिगर आगे कहता है कि उसने अपने खुद से जाकर बात की, लेकिन उसने खुद से रिफ्यूज कर दिया। लेकिन ऐसा किया जा सकता है, मुझे लगता है कि उसको उसके गेस्ट के पोजीशन से निकाल देना चाहिए। आखिरकार उसके पास इतनी तमीज़ क्यों नहीं, क्योंकि आप जैसे महान एम्पर से मिलने गए, लेकिन फिर भी वो आपको मना कैसे कर सकता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है एम्पर जी को, जो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है। और वो कहती है कि वहाँ पर वो लू फेंग की तरफदारी करते हुए कहती है कि वो एक गेस्ट एल्डर है, उसके पास अपने रीजन होंगे, वो चाहे तो तुमको मना भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आने से पहले ही सबको बता रखा था कि ऐसे ऐसे करना है, और ये बात सुनकर उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है। और वहाँ पे सब लोग आपस में डिबेट करने लगते हैं। यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, जो कि एक ग्रुप तो लू फेंग को वहाँ से उसके गेस्ट पोजीशन से निकालना चाहती है, और एक ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि उसे गेस्ट पोजीशन से नहीं निकालना चाहते हैं, और सब लोग बहस करने लगते हैं। जहाँ पे डूफी कहता है कि सब कोई चलो डियान के प्रपोजल को डिसाइड करते हैं, और रिजल्ट काफी जल्दी आने वाला होता है। जिन्होंने भी लू फेंग के उस गेस्ट मिनिस्टर को हटाने से मना किया होता है, मतलब उसको छीनने की बात की होती है, वो होते हैं डियान, डिक्जी, डीवू, डी युआन और डीवू। इनफैक्ट डीवू का भी लू फेंग से दुश्मनी चल रहा होता है, जिसके कारण वो उसको रिफ्यूज किया होता है, क्योंकि लू फेंग से वो मिलने गया होता है, और उसने लू फेंग उसके मुंह के ही सामने से उसको मना कर दिया था। और एक एम्पर के लिए उसकी इज्जत, उसकी आत्मसम्मान ही काफी इंपॉर्टेंट होती है। लू फेंग ने तो उसके आत्मसम्मान को ठेस लगाई होती है, जिसके कारण ही वो उस पर गुस्सा हो रहा होता है, और वो सभी लू फेंग के खिलाफ उसके गेस्ट पोजीशन को छीनने की बात कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे डियान ने भी कई सारे एम्प्रेस को ऑफेंड किया होता है, मतलब डियान जो कि डीचू का दुश्मन होता है, मतलब डीचू जो कि लू फेंग का मास्टर होता है, लू फेंग के मास्टर का दुश्मन डियान होते हैं। तो डियान के भी दुश्मन होते हैं जो कि उसको ऑफेंड कर चुके थे, तो वो डियान के तो जो प्रपोजल होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसके विरुद्ध अपने हाथों को उठाते हैं। जैसे एग्जांपल में डी जुआन, जो कि इन सबको उतना भी फर्क उसके मायने नहीं था कि उसको क्या होता है, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ और भी एम्प्रेस वोट डालते हैं, और अंत में वहाँ पे कुछ और बंदे होते हैं जो कि डिसएग्री करते हैं, जिसमें से डीचू होते हैं, डी जियान, डी जुआन, डी कॉन्ग, डी जुफेंग और डी वन और एम्पर फू भी होते हैं। यहाँ पे डियान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि डी फू तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मना क्यों नहीं कर, तुम हाथ क्यों नहीं हटाए हो, क्योंकि वहाँ पे आने से पहले उसने प्रपोजल पहले ही बता दिया होता है। और अनएक्सपेक्टेडली एम्पर फू ने भी जो कि उसके तरफ थी, वो भी अभी लू फेंग की तरफ काइंडनेस दिखा रहे थे, मतलब कि यहाँ पे लू फेंग को उसके पोजीशन से नहीं हटाने को कहा था। और जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदे लू फेंग के ही तरफ वोट कर रहे थे, तो लू फेंग को तो पोजीशन अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने वाली है। अब तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि आगे क्या होता है, क्योंकि वो एम्पर अपनी पूरी जी जान लगा देगा वहां पे लू फेंग को गेस्ट एल्डर से हटाने के लिए। लेकिन अभी वोटिंग उसके लू फेंग की तरफ पल्ला भारी है, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और आखिरकार देखते हैं कि उन सबका चाल क्या रहने वाला है लू फेंग को मारने के लिए। तब तक के लिए बाय।